आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है तमिलनाडु और उस तमिलनाडु का मानचित्र मैंने यहाँ पर बनाया है और इस मानचित्र के सहारे तमिलनाडु के बारे में सामान्य जानकारी जो है उसको अध्ययन करेंगे। निवेदन है कि आप भी एक मानचित्र बना लें और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और लंबे टाइम तक आपको वो जानकारियाँ याद रहेंगी। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आज हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो राज्य है तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग है और आप देख रहे हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी भाग है और ये तमिलनाडु है। इस तमिलनाडु में सर्वप्रथम हम बात कर लें इसकी सीमाओं की, तो आप देखिए ये एक राज्य है, इधर एक राज्य है, इसे कहा जाता है केरल। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के बगल में बिल्कुल एक राज्य है जो केरल है। एक ये राज्य है जो कर्नाटक है और एक ये राज्य है जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। इस तरह से तमिलनाडु की सीमाएं जो हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों को तमिलनाडु की सीमाएं छूती है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा तमिलनाडु की सीमाएं एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। आप देखिए कि यहाँ पर एक ज़िला है ये और एक ज़िला है यहाँ पर। ये जो ज़िला है इस ज़िले का नाम है पांडिचेरी या इसे पुदुचेरी भी कहा जाता है और एक जिला है ये कराईकल। जो कराईकल है वो पांडिचेरी का ही भाग है। आपको मालूम होगा कि पांडिचेरी में 4 ज़िले हैं, पांडिचेरी, कराईकल, एक ज़िला है यनम जो आंध्र प्रदेश में है और एक ज़िला है माहे जो केरल में है। पांडिचेरी में 4 ज़िले हैं और 3 राज्यों में है। एक ज़िला केरल में है, इसका नाम माहे है, और एक ज़िला कराईकल, पांडिचेरी, ये 2 ज़िले तमिलनाडु में हैं। एक ज़िला जो है वेनम है जो आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से 4 ज़िलों से मिलकर पांडिचेरी बना है, जिसमें सबसे बड़ा ज़िला जो है वो पांडिचेरी है और इसी के नाम पर ये पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और कराईकल, या ऐसा कहें कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की सीमा, इधर आप देखिए कि ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो तमिलनाडु की सीमा बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाती है और नीचे आप देखिए, नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो तमिलनाडु की सीमा इधर बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से अपनी सीमाएं बनाती है। ये हो गया तमिलनाडु की सीमाएं। फिर से एक बार दोहरा लें कि तमिलनाडु की सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के साथ सीमा बनाती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है और दक्षिण में हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। ये जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो सीमा बनाती है तमिलनाडु, इस सीमा को कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, या इसे द्रविड़ तट भी कहा जाता है, या द्रविड़ तट। तमिलनाडु का जो भाग बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाता है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है या इसे द्रविड़ तट भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के जो राज्य तटीय सीमा बनाते हैं तो प्रत्येक राज्य के तटीय सीमा का अलग अलग नाम है। जैसे गुजरात का तटीय क्षेत्र, तटीय सीमा है वो काठियावाड़ तट कहलाता है, महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक का कन्नड़ या कनारा तट, केरल का मालाबार तट, इसके अलावा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का सरकार तट, उड़ीसा का उत्कल तट और पश्चिम बंगाल का बंगा तट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया तमिलनाडु की सीमाओं की बात। इसके अलावा तमिलनाडु के राजधानी की बात करें, तमिलनाडु के राजधानी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु का राजधानी
चेन्नई है। पूर्व में चेन्नई का नाम मद्रास था, 1996 में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया है। तो वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल यहाँ एक सदनात्मक है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब कि यहाँ विधानसभा जो है सिर्फ विधानसभा है। विधानमंडल में एक ही सदन है, विधानसभा। राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में विधानमंडल एक सदनात्मक है, मतलब सिर्फ विधानसभा है। इसके अलावा विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ 234 विधानसभा सीट है। विधानसभा का जो सीट है, विधायक जो चुने जाते हैं वो 234 सीटों पे चुने जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा की बात करें, लोकसभा सीटों की, तो यहाँ लोकसभा सीट 39 है, 39। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें तो यहाँ राज्यसभा सीट 18 है। तो इस तरह से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा सीट 234 है, लोकसभा सीट 39 है और राज्यसभा सीट 18 है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल माननीय रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। ये हो गया तमिलनाडु की सामान्य जानकारी। अभी तक हमने तमिलनाडु की सीमा किन किन जगहों को छूती है, किन राज्यों को छूती है वो जाना। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा सीट 234 है, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और राज्यपाल माननीय रविंद्र नारायण रवि हैं। इसके अलावा हम बात करें, तमिलनाडु का ये मानचित्र है, इसमें प्रमुख जिले और उनकी विशेषताओं के संबंध में मानचित्र के सहारे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। आप इसे नोट डाउन करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और परीक्षाओं में उपयोगी रहते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख जिले, यहाँ से शुरू करें तो ये जिला है नीलगिरी। नीलगिरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक से शुरू होती हैं और इनका विस्तार दक्षिण तक है। तो यहाँ से कर्नाटक से शुरू होकर इनका विस्तार दक्षिण तक है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी है, दक्षिण भारत की पहाड़ी है नीलगिरी। लेकिन तमिलनाडु में एक ज़िला है नीलगिरी के नाम से, ये ज़िला है, उस ज़िले का नाम ही नीलगिरी है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। इसी नीलगिरी ज़िले पे दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी। आपने नाम सुना होगा ऊटी। इसे उडग मंडलम के नाम से जाना जाता है, उडग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा इसी नीलगिरी जिले पे है और दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो नीलगिरी ज़िले एक तो ऊटी है, दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है ऊटी, इसे उडग मंडलम के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी ज़िले पे ही नीलगिरी पहाड़ियों का ही सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसका ऊंचाई है
637 मीटर। इसके अलावा प्रमुख जिले की बात करें तो ये एक हमारा जिला है, ये जिला है सेलम। सेलम आमों का शहर के नाम से जाना जाता है। आमों का शहर, भारत में आमों का शहर जो है वो सेलम को कहा जाता है। इसके अलावा सेलम में शेल का मुख्यालय है। शेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेलम आमों का शहर के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा यहाँ सेल का मुख्यालय है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय है सेलम में। इसके अलावा बात करें तो ये ज़िला है करूर। करूर जो है, करूर के बारे में बात करें तो गन्ना की खोई से, गन्ना की खोई से पेपर बनाने का मिल है। पेपर बनाने का मिल है। जब गन्ना से जूस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो खोई बचती है उससे कागज़ बनाने का जो कारखाना लगाया गया है वो करूर में है और ये एशिया का पहला कारखाना है। एशिया का पहला कारखाना है, पहला और एकमात्र कारखाना है। एशिया में सिर्फ एक ही कारखाना है गन्ने की खोई से पेपर बनाने का कारखाना करूर में है। इसके अलावा ये ज़िला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर का नाम आपने सुना होगा। कोयम्बटूर जो है यहाँ पर केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप समझिए कि मैनचेस्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो जो जगह सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो गुजरात का अहमदाबाद कहलाता है, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु का कोयम्बटूर को कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का मैनचेस्टर गुजरात का अहमदाबाद कहलाता है, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो तमिलनाडु का कोयम्बटूर कहलाता है। इसके अलावा प्रमुख ज़िलों की बात करें तो आप देखिए कि एक अंतिम में एक ये ज़िला है। इस ज़िले का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कोई एक बिंदु नहीं है। आप देखिए कि तमिलनाडु का एक ज़िला है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है। यहाँ हम लिख देते हैं मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु नहीं है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जिसका पूर्व नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। आप ध्यान रखिए कि भारत का दक्षिणी बिंदु
पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। आप देखेंगे कि जो निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, मुख्य भूमि से वो अलग है, बीच में समुद्र है। तो कन्याकुमारी मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है, भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके अलावा कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। जब विवेकानंद जी शिकागो में भाषण देने के लिए जा रहे थे तब वो कन्याकुमारी में एक चट्टान है, उस चट्टान पर बैठ करके ध्यान लगाया था। उसी चट्टान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ स्थित है। इसके अलावा कन्याकुमारी संगम स्थल है। संगम स्थल है। क्या आप सोच सकते हैं कि संगम स्थल किसका होगा? आप देखिए कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो ये संगम स्थल है। किसका संगम स्थल है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। आप ध्यान से फिर समझ लीजिए कि भारत के पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में इधर अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों कन्याकुमारी पर मिलते हैं, तो संगम स्थल ही है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम स्थल है। इसके अलावा प्रमुख जिलों की बात करें तो आप देखिए ये एक प्रमुख जिला है तमिलनाडु का। इस जिले का नाम है मदुरै। मदुरै जो प्रसिद्ध है, यहाँ मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत का एक प्रमुख मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, और ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै ज़िले में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै ज़िले में है और ये मंदिर पार्वती देवी का समर्पित है। पार्वती देवी को समर्पित है। मीनाक्षी जो है वो पार्वती देवी का ही नाम है और पार्वती की जब आंखें मछली के समान उस आकृति में रहती हैं, तो ये मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है और ये दक्षिण भारत का प्रमुख मंदिर है। तो आप याद रखिए कि तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है। ये परीक्षा में, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये मंदिर समर्पित है पार्वती और शंकर जी को। तो पार्वती का यहाँ नाम मीनाक्षी है और शंकर जी को सुंदरेश्वर के नाम से यहाँ जाना जाता है। इसके अलावा प्रमुख जिलों की बात करें तो आप एक देखिए, ये जिला है तूतीकोड़ी। ये जिला है तूतीकोड़ी और इसी ज़िले में एक यहाँ पर बंदरगाह है, दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन। तूतीकोड़ी ज़िले में ही एक बंदरगाह है जिसे तूतीकोरिन कहा जाता है और ये दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह है। तूतीकोरिन के बारे में जाने तो आप समझिए कि तूतीकोरिन को मोतियों का शहर कहा जाता है। भारत में मोतियों का शहर तूतीकोरिन को कहा जाता है। इसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाहों के शहर के नाम से जाना जाता है। बंदरगाहों के शहर के नाम से भी तूतीकोरिन जाना जाता है। इसके अलावा तूतीकोड़ी जिले में ही एक जगह है कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए
परमाणु संयंत्र के लिए जाना जाता है और ये रूस के सहयोग से यहाँ परमाणु संयंत्र लगाया गया है। भारत में परमाणु संयंत्र गिने चुने ही हैं, जिसमें से एक तूतीकोड़ी जिले में कुडनकुलम है, तिरुवल्लुर जिले में कलपक्कम में है, इसके अलावा कर्नाटक के कैगा में है, महाराष्ट्र के तारापुर में है, गुजरात के काकरापारा में और राजस्थान के रावत भाटा में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ये सक्रिय चालू हालत में जो परमाणु संयंत्र हैं और प्रस्तावित, बहुत सारे प्रस्तावित हैं, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि तूतीकोड़ी जिले में ही एक जगह है कलपक्कम और यहीं पर परमाणु संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रमुख जिलों की बात करें, देखिए कि ये जिला है तंजावुर, इस जिले का नाम है तंजावुर और तंजावुर का पूर्व नाम जो है, पूर्व नाम इसका तंजौर है। तंजावुर को पूर्व में तंजौर के नाम से जाना जाता था और यहाँ अन्न का काफ़ी उत्पादन होता है। अनाज का काफ़ी उत्पादन होने के कारण दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न का भंडार, ये अलग है। तो ये है तंजावुर और तंजावुर का जो पूर्व नाम है वो तांजौर है और ये दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है तंजावुर। यहाँ काफ़ी अनाज का उत्पादन होता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। इसके अलावा प्रमुख जिलों की बात करें तो आप देखिए कि एक ये जिला है पेरम्बदूर, जिले का नाम है पेरम्बदूर और पेरम्बदूर की बात करें, ये यहाँ मैंने साफ लिख दिया पेरम्बदूर। पेरम्बदूर दो चीज़ों के नाम लिए जाना जाता है। एक तो यहाँ पर आचार्य रामानुजन का जन्म स्थान है पेरम्बदूर और आचार्य रामानुजन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने दर्शन में विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत दिया है। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत आचार्य रामानुजन ने दिया था और ये इन रामानुजन जी का जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर जिले में हुआ था। इसके अलावा पेरम्बदूर जिला में आपको ध्यान होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का हत्या हुई थी 1991 में। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या 1991 में इसी पेरम्बदूर जिले में एक सभा में हुई थी। इसके अलावा प्रमुख जिलों की बात करें तो आप देखिए कि प्रमुख जिला ये है कांचीपुरम। कांचीपुरम में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है महाबलीपुरम। आपने प्रहलाद की कहानी ज़रूर सुनी होगी। तो एक राजा थे, राजा बलि, और राजा बलि की भी कहानी आपने पढ़ी होगी। तो राजा बलि जो थे वो काफ़ी दानवीर राजा थे और भगवान विष्णु ने उनसे एक बार परीक्षा लेने के लिए उनसे 3 पग ज़मीन मांगा और उसके बाद फिर महाबलीपुरम ने 3 पग ज़मीन देने की बात कही और जब भगवान विष्णु ने नापा तो 1 पग में धरती को नाप लिया, एक पग में आकाश को, और तीसरे पग में भगवान विष्णु ने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर रखिए। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने उनको राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। तो कांचीपुरम में ही एक जगह है महाबलीपुरम और ये महाबलीपुरम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सप्तपैगोंडा
या 7 रथों का मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में ही है। महाबलीपुरम को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तमिलनाडु में 4 ऐसे जगह हैं जिनको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, उसका बाद में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा ये जिला है तिरुवल्लुर, ये जिला है तिरुवल्लुर, और तिरुवल्लुर में ही आप देखिए ये एक जगह है, ये जगह है चेन्नई। चेन्नई के संबंध में बात करें तो चेन्नई जो है वो भारत का चौथा महानगर है। भारत में 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो उसमें चेन्नई जो है भारत का चौथा बड़ा महानगर है। आप इसे मिटा दें तो यहाँ लिखने की जगह हो जाएगी। यहाँ से समझते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई जो है भारत का चौथा महानगर है। भारत में 4 महानगर जो हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, तो उसमें चौथा महानगर जो है वो चेन्नई है। इसके अलावा चेन्नई में चमड़ा शोधन संस्थान है। चमड़ा शोधन संस्थान चेन्नई में है और भारत का 60% चमड़ा का शोधन जो होता है वो तमिलनाडु में ही होता है। फिर से समझिए कि भारत में 60% चमड़ा शोधन का जो काम होता है वो तमिलनाडु में ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक चमड़े का शोधन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। यह चमड़ा शोधन में पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु का है। तो चेन्नई जो है भारत का चौथा महानगर है, चमड़ा शोध संस्थान है। इसके अलावा चेन्नई जो है एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा है। एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा है। एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा जो है वो चेन्नई है। इसके अलावा चेन्नई में उच्च न्यायालय है। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय चेन्नई में है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है वो पांडिचेरी का भी है। ध्यान रखिएगा कि चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का तो उच्च न्यायालय है ही, इसके अलावा ये पांडिचेरी का भी उच्च न्यायालय है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो उच्च न्यायालय है वो चेन्नई ही है। इसके अलावा चेन्नई में बात करें तो चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चेन्नई जो है एक महानगर होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी है। इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और कोलीवुड यहाँ स्थित है। कोलीवुड यहीं स्थित है। कोलीवुड आप समझिए कि जैसे बॉलीवुड है, मुंबई में बॉलीवुड स्थापित है, तो दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो कोलीवुड से रिलीज़ होती हैं और कोलीवुड का मुख्यालय चेन्नई में है। जैसे भारत में बॉलीवुड का मुख्यालय मुंबई में है, वैसे ही कोलीवुड का मुख्यालय चेन्नई में है। ये हो गए भारत के प्रमुख जिले। इसके अलावा एक जिला आप देख रहे हैं, ये है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू में ही अभी हमने बताया था कि तूतीकोड़ीन में एक जगह है कुडनकुलम, जो परमाणु संयंत्र के लिए जाना जाता है। तो चेंगलपट्टू में भी एक जगह है कल्पक्कम, और यह भी परमाणु संयंत्र है। 2 परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, एक तूतीकोड़ी में कुडनकुलम है जो रूस के सहयोग से लगाया गया है, दूसरा है चेंगलपट्टू जिले में कल्पक्कम परमाणु संयंत्र। इस तरह से ये है तमिलनाडु के प्रमुख जिले और जिनकी विशेषताओं को मैंने बताया है। और यदि आपको लगता है कि और कोई ऐसी विशेषता छूट गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन होता रहे। इसके अलावा एक ज़िले की और बात कर लेते हैं। ये ज़िला आप देख रहे हैं, ये है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम को हम लोग थोड़ा सा अलग से मानचित्र बना के अध्ययन करते हैं। का यदि मानचित्र बनाए तो मानचित्र कुछ इस तरह से बनेगा। आप ये देखिए, ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका, और ये है तमिलनाडु का रामनाथपुरम। ये है तमिलनाडु का रामनाथपुरम। और इस तरह से आप देखिए कि यहीं पर एक जगह है, ये जो द्वीप है, ये आप देखिए कि यहाँ से कटा हुआ है और ये ऐसा, तो ये जो द्वीप है, ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, क्या दिख रहा है आपको? चलिए आप समझिए कि ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर ये एक जगह है रामेश्वरम। इसी द्वीप पर एक जगह है रामेश्वरम। रामेश्वरम को आप परिचित होंगे। भारत में हिंदुओं के 4 धाम बताए गए हैं और उस धाम में एक धाम है रामेश्वरम। 4 धाम कौन से हैं? एक तो रामेश्वरम है, एक पुरी है, एक बद्रीनाथ और एक द्वारिका। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो 4 धामों में, जैसे रामेश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और शयन जो है उनका द्वारिका में है। तो ये जो है रामेश्वरम इसी पंबन द्वीप पर स्थित है और ये पंबन द्वीप रामनाथपुरम का ही भाग है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर ये मुख्य भूमि का ही हिस्सा है और यहाँ पर एक जगह है धनुषकोडी या धनुषकोडी, ये एक जगह है। यहाँ पहले घर थे, फिर 1964 में एक चक्रवात आया और वहाँ जो भी संरचनाएं थी वो नष्ट हो गई। बाद में फिर उसको नहीं बसाया गया। तो रामेश्वरम है और यहाँ पर रामेश्वरम से आप आगे जाएंगे तो ये मुख्य भूमि का ही जुड़ा हुआ भाग है धनुषकोडी। इसके अलावा आप देखिए कि ये श्रीलंका है और श्रीलंका का ये भाग है और ये जो द्वीप है, श्रीलंका का ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है तलैया मन्नार। धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच चूने के पत्थर हैं। चूने के पत्थरों का एक श्रृंखला है जिसको आदम के पुल के नाम से जाना जाता है। आदम का पुल कहा जाता है इसे। और रामचरितमानस या रामायण में इसी आदम के पुल को राम सेतु कहा गया है। तो धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच जो चूने के पत्थर हैं उसी को आदम का पुल कहा गया है या उसी को राम सेतु कहा गया है। तो आप समझिए कि ये तमिलनाडु का मुख्य भूमि है और ये श्रीलंका है। और यदि पहले ये डूबा हुआ नहीं था, ये जो आदम का पुल है डूबा ही हुआ नहीं था, बाद में समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूबा हुआ है। तो जब ये डूबा हुआ नहीं था तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो सागर है ये 3 ओर से घिरा हुआ है स्थल से। तमिलनाडु, इधर ये आदम का पुल हो गया और इधर श्रीलंका। तो जब कोई सागर का 3 भाग, सागर का पानी 3 ओर से स्थल से घिर जाता है तो उसको बोलते हैं खाड़ी। जैसे आप बंगाल की खाड़ी को देखिए, एक तरफ भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से ढका हुआ है तो उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो इधर तमिलनाडु, इधर आदम का पुल, इधर श्रीलंका से ये भाग ढका हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ये जो है ये मन्नार की खाड़ी है। और यदि आदम, अब देखिए जल स्तर बढ़ने से ये आदम का पुल डूब गया है पानी में और ये पानी से जुड़ गया है। तो जब समुद्र का 2 स्थलों के बीच समुद्र का पानी शकरा हो जाता है तो उसे कहा जाता है जल डमरू मध्य। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ धनुषकोडी और तलैया मन्नार के पास समुद्र जो है बहुत सकरा है। तो इस जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। इस जल संधि को पाक
जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जल डमरू मध्य इसी जल संधि को कहा जाता है। धनुष कोंडी और तलैया मन्नार के बीच में जो सागर है इसी को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया रामनाथपुरम का परिचय। अब इसके अलावा हम लोग तमिलनाडु में जानेंगे कि तमिलनाडु में और क्या विशेषताएं हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि आपको विश्व धरोहर के बारे में बताऊंगा। तो यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित विश्व धरोहर की बात करेंगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी हम समझते हैं कि और वो याद भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम लोग तमिलनाडु में जो विश्व धरोहर है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी को ही विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो मन्नार का खाड़ी, अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु आदमकापुल और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो एक है मन्नार की खाड़ी। तीसरा जो है आप कांचीपुरम में महाबलीपुरम का जो जगह है वो उसको घोषित किया गया है, महाबलीपुरम को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। और चौथा जो है दक्षिण तमिलनाडु में जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, चोलों द्वारा बनवाए गए हैं, चोल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं, उन सभी मंदिरों को, चोल मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनाए गए थे चोल शासकों द्वारा उस समय जो भी बनाए गए थे तो द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। फिर किसी वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली। वैसे आप समझ लीजिए कि मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली 3 शैली है भारत में, जिसमें एक है द्रविड़ शैली, एक है नागर शैली और एक है बेसर शैली। तो उसमें से द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण वो दक्षिण भारत में हुआ है। तो चोल मंदिर जितने भी निर्मित हुए हैं वो द्रविड़ शैली में ही निर्मित हुए हैं। तो यूनेस्को द्वारा तमिलनाडु में घोषित 4 प्रमुख जो विश्व धरोहर है उसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, मन्नार की खाड़ी जो जैव मंडल आरक्षित है, महाबलीपुरम जो कांचीपुरम में है और चोल मंदिर। ये 4 चीज़ें जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर तमिलनाडु की घोषित की गई हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के अन्य विशेषताओं की बात करें तो तमिलनाडु को मंदिरों का पूर्ण भूमि कहा जाता है, मंदिरों का पूर्ण भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। इसके अलावा तमिलनाडु को दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रहरी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रहरी जो है वो तमिलनाडु को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो चमड़ा शोधन में प्रथम स्थान पर है, इसको मैंने बताया, चमड़ा शोधन में प्रथम स्थान है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन, आप ध्यान रखिए कि मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील योजना है, मध्याह्न भोजन की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी, तमिलनाडु से। अब तो लगभग भारत के सभी राज्यों में ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत हुई थी वो तमिलनाडु में ही हुई थी। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसको और शॉर्ट करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की जो बात करेंगे, तमिलनाडु के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है या जिनका संबंध तमिलनाडु से है। प्रमुख व्यक्तित्व, तो प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं श्री राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर सी राजगोपालाचारी का नाम याद होगा। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आप समझिए कि प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, जो भी गवर्नर जनरल भारत में बनते थे वो सभी अंग्रेज होते थे। पहली बार कोई भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल बना था तो वो थे सी राजगोपालाचारी। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा बात करें तो प्रमुख हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो प्रमुख व्यक्तित्व में है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व में बात करें तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनके बारे में तो बताने की बहुत ज़रूरत नहीं, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इसके अलावा बात करें तो एम सुब्बा लक्ष्मी, इन्हें भारत रत्न दिया गया था संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के विश्व विजेता थे विश्वनाथन आनंद। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर इनका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनका जन्मदिन। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व बात कह रहे हैं तो श्रीनिवास रामानुज। श्रीनिवास रामानुज गणितज्ञ थे और इनका जो जन्म दिवस है 22 दिसंबर जो है वो गणित दिवस के रूप में, भारतीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुज का। ये थे तमिलनाडु के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, महेश भूपति टेनिस खिलाड़ी, ए.आर. रहमान का भी नाम आप जोड़ सकते हैं। ए.आर. रहमान, इन्हें संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। ऑस्कर पुरस्कार तो आप जानते ही होंगे, फिल्म के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। भारत में फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ए.आर. रहमान, अल्लाह रखा रहमान इनका पूरा नाम है। और इसके अलावा कार्तिकेय का नाम भी आप काफ़ी प्रचलित है। कार्तिकेय जो है वो एकमात्र भारत के फार्मूला वैन चालक हैं। इस तरह से ये है तमिलनाडु के प्रमुख व्यक्तित्व। ये रहा तमिलनाडु का एक सामान्य सा परिचय जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी जो आपको मालूम हो और मैंने ना बताया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन होता रहे। और मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और सीख रहा हूँ। धन्यवाद।